आप अकेले एक्टिंग कैसे सीख सकते हैं? सब कुछ सीख सकते हैं। आप पढ़ाई कर सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं, फिर उसके बाद आप जैसे स्कूल में बचपन से जाते हैं तो स्कूल में टीचर्स होते हैं आपको गाइड करने के लिए। तो अगर आप किसी क्राफ्ट को सीख रहे हैं, आप जैसे पेंटिंग करने जाते हैं या फिर सिंगिंग करने जाते हैं या फिर डांस करने जाते हैं, कोई ना कोई तो आपको सिखाता है ना। तो ये सब कुछ मिला के एक्टिंग है। एक्टिंग के अंदर कल को आपको एक अगर डांसर का किरदार करना है तो आपको डांस अलग से सीखना पड़ेगा, या फिर आपको कोई पेंटर का किरदार करना है, या फिर आपको कोई आर्किटेक्चर का किरदार करना है, या फिर कोई फिल्म के हीरो का किरदार करना है, या फिर कोई बहुत गरीब आदमी उसका भी किरदार करना है। तो सब कुछ आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो इसके लिए ज़रूरी है किसी के गाइड करने की, लेकिन हमारे पास हमेशा वो अवेलेबल नहीं होता। हम कैसे करें, तो हम इसलिए ऑनलाइन पे बहुत सर्च करते हैं, देखते हैं कि कैसे बना जाए, कैसे किया जाए। बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जैसे मैं अपने गांव में बैठ के कभी सोचता था और आज यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, और आप लोग वहाँ बैठ के कहीं दूर, शहर से कहीं दूर, मतलब ये मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता जैसे जो बड़े बड़े शहर हैं, वहाँ से कई मीलों दूर आप शायद बैठे हैं और आप ये सपने देखते हैं कि आप भी एक्टर बनना चाहते हैं। और आज जो मैं लेसन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसका घर में बैठ के प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिर्फ जो चीज़ ज़रूरी है वो है रियलाइजेशन। जैसे हम कोई गलती करते हैं ना, तो हमारे अंदर एक रियलाइज़ होता है कि हमने गलती की है। हमारा जो इनर सेल्फ है उसको हमेशा पता होता है कि गलत क्या है, सही क्या है। मेरा जो नज़रिया है उसके हिसाब से तो पता होता है कि मैं अगर किसी के पेड़ से ऐसे आम चुराने जा रहा हूँ तो पता है कि वो मैं गलती कर रहा हूँ, लेकिन फिर चुराने जाता भी हो, है ना। सो इसलिए आज एक लेसन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एक टेक्स्ट जो मैं पढ़ूंगा और आपको बताऊंगा कि उस टेक्स्ट को कैसे एनालिसिस करते हैं। तो आगे बढ़ते, मैं सोम आपके साथ और आप देख रहे हैं ब्रेड बटर टोस्ट मेरे साथ, एक्टर, एक्टिंग एंड परफॉर्मेंस। आपके डेली प्रैक्टिस में आप वॉइस के लिए प्रैक्टिस करते होंगे, आप एक्सप्रेशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, आप मोनोलॉग्स, इमोशंस के लिए प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जब मैं कोलकाता में थिएटर कर रहा था तो वहाँ मुझे सिखाया गया था, जो मेरे सर है वहाँ के, उन्होंने कहा था कि कविता पढ़ो, है ना। कविता पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कविता जो है वो एक फीलिंग होता है। कविता के अंदर एक फीलिंग होता है, कैसे छोटी सी बात, एक छोटी सी बात है और उसको बहुत एग्जैजरेट करके, बहुत खूबसूरती से, बहुत सारे खूबसूरत शब्द होते हैं। ये जो खूबसूरत शब्द मैं कह रहा हूँ, इसमें भी एक खूबसूरती है। तो उसको कहते हैं कलरिंग द वर्ड्स। मार्क करके रखना कि कलरिंग द वर्ड्स क्या होता है। जैसे आप एक सफ़ेद, जब आप पेंट करते हैं बचपन में, सभी ने किया है थोड़ा बहुत, पेंटिंग तो सभी ने की होगी। तो आप जब एक सफ़ेद पेपर पे कुछ कलर देते हैं ना, वो कुछ खूबसूरत, सुंदर सा एक चीज़, कलरफुल चीज़ बन के आता है। आप चाहे कुछ भी बनाएं, वो चाहे उसका कोई मीनिंग हो ना हो, बट कलर डालने से वो सफ़ेद के ऊपर चेंज हो जाता है। तो इसलिए जो कवि हैं या फिर जो राइटर्स हैं वो कुछ शब्द लिखते हैं, और आप आम जिंदगी में जब से बात करते हैं ना, तो आप उन सारे शब्दों की अहमियत को समझने के बाद किसी से आप बात करते हैं तो उन शब्दों को स्ट्रेस देते हैं। मतलब उस शब्द की जो अहमियत है वो सामने वाले को पता चलता है कि उस शब्द के अंदर आपका जो भाव है, जो इमोशन है, वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए आप जब मोनोलॉग करने जाते हैं या एक्ट करने जाते हैं तो हमारे बहुत स्पीच बहुत ज़्यादा मोनोटोनस हो जाता है, एक ही लय में होता है, एक ही तरीके से हम बोलते रहते हैं, उसमें इमोशन का कोई ग्राफ नहीं होता, चेंज नहीं होता। तो हम सोचते हैं इसको कैसे करें, कैसे करें। तो आप जब भी प्रैक्टिस करते हैं, रोज़ अपने घर में प्रैक्टिस करते हैं, तो आप किसी भी भाषा से, आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो या किसी भी देश से बिलोंग करते हो, आप अगर इंग्लिश पोएम आपको अच्छा लगता है तो वो भी पढ़िए। आपको अगर कश्मीरी में कोई पोएम लिखा है, कोई गुजराती में लिखा है, या फिर कोई तमिल तेलुगु में लिखा है, बंगाली में है, हर रिलीजन, हर भाषा में पोएम्स हैं। ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ हिंदी पोएम्स ही पढ़ें। लेकिन जो हिंदी भाषी लोग हैं वो भी, ऐसा नहीं कि मैं, देखिए मैं हिंदी भाषी नहीं हूँ, है ना। मैं बंगाल से हूँ और ज़िंदगी के 23-24 साल मैंने सिर्फ बंगाली ही बोला है। तो उसके बाद मुझे हिंदी सीखना पड़ा और हिंदी में सोचना पड़ा। तो जब मैं हिंदी में सोचता रहा तो कविता पढ़ने लगा, और कविता पढ़ते 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 धीरे 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 वो डेवलप होता गया। तो हमारे जो स्पीच है, जो टेक्निक ऑफ स्पीच कहते हैं, वो कविता से ही डेवलप होता है, क्योंकि आप हर शब्द के भाव को बहुत अच्छे से समझते हैं। आप किसी भी पोइट, जो बहुत सारे शायर हैं, जो बहुत सारे पोइट्री करते हैं, उनकी आवाज़ सुन लीजिए, वो कैसे बोलते हैं।
तो ये आपके इनिशियल स्टेज में बहुत हेल्पफुल रहेगा। आप लोग पोइट्री पढ़ना शुरू करें। कुछ अभी आप जिस उम्र में हैं उस उम्र में आपको जो भी किताब पसंद हो वो आप ले लें और उसको पढ़ना शुरू करें। तो आज मेरे पास एक पोएम है और वो पोएम आप सभी को पता है, आपने कई बार सुना है कि बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन जी वो पोएम बहुत बार रिसाइट करते हैं और यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोज़ हैं। लेकिन उन्होंने जिस तरीके से किया है, जब आप करेंगे या मैं करूँगा तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, बिल्कुल, है ना। तो सबसे ज़रूरी है कि आप जब एक पोएम पढ़ते हैं उस पोएम को आप सीधा ऐसे ही धर धर नहीं बोल सकते। ये बहुत ही एक जाना पहचाना एक कविता है, तो इसका नाम है कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो आप जब भी एक कविता लेते हैं सबसे पहले क्या याद रखना है आपको, वो कविता पढ़ने के बाद कि उसका सिचुएशन क्या है उस कविता का। वो कविता आप जब किसी को सुना रहे हैं तो उस कविता के ज़रिए आप सामने वाले को क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो ये कविता जो है, इसको अगर आप पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आपको समझ आता है कि इसमें लिखा गया है कि ये बहुत मोटिवेशनल पोएम है ना। तो आप सामने वाले को बहुत एनर्जेटिक होकर इस पोएम को बोलते हैं। ये कोई रोमांटिक पोएम नहीं है। तो इसका सिचुएशन जो है वो बहुत मोटिवेट करने वाला एक सिचुएशन है कि ये कविता जब मैं आपके लिए पढ़ूंगा तो आपको मैं मोटिवेट कर दूंगा। तो आप ये कविता पढ़िए और मोबाइल से रिकॉर्ड कीजिए और उसके बाद देखिए क्या आप खुद इस पोएम से मोटिवेट हो रहे हैं। शुरुआत में हम कैसे पढ़ते हैं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। तो ये जब मैं अभी पढ़ रहा हूँ तो इसमें मैं आपसे क्या कम्युनिकेट कर रहा हूँ, आपको ना मैं कहानी बता पा रहा हूँ ना आपको इंस्पायर कर पा रहा हूँ। तो ये कविता पढ़ने का मकसद क्या है ना। तो इसलिए कविता के जो हर लाइन है उस लाइन को पहले समझिए। धीरे धीरे आप पहले याद करने की कोशिश मत कीजिए, है ना। कई सारे ऐसे कविताएं हैं जो पढ़ते 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 काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और उसके बाद आपको याद होता है। तो आप इसको समझ के पढ़िए। तो ये लाइन क्या बोल रहा है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो मैं आपको अगर बता रहा हूँ तो इसमें सब्जेक्ट क्या है मुझे सबसे पहले ढूंढना है। यस, व्हाट इज द सब्जेक्ट। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो कोशिश करते हैं वो कभी हारते नहीं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सट, जल्दबाजी खत्म। कोशिश करने वालों की, ये कोशिश करने वालों की कोशिश, इसको कहते हैं कलरिंग द वर्ड्स। ये कोशिश जो है उसमें हम मैकेनिकली शुरू करेंगे। पहले कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये बहुत ड्रामेटिक है, लेकिन जब हम ये ड्रामेटिक करने लगेंगे, चीज़ों को समझने लगेंगे, उसके बाद हम उसको धीरे 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 बहुत छोटा कर सकते हैं। तब हम कह सकते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कभी हार नहीं होती। तुम अगर कोशिश करोगे, इसके पीछे का मकसद यही है बोलने का, तुम अगर कोशिश करोगे तो तुम कभी नहीं हारोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ। तो कोशिश करने वालों की कोशिश जो है, देखिए उसमें कोशिश होनी चाहिए। उसमें सिर्फ वो कोशिश नहीं है, कोशिश 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 करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये जो कभी 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 हार नहीं होती, है ना। अगर आप जोर जोर से चिल्ला के से कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, नहीं होगा, है ना। अगर आप बच्चन साहब को सुनने के बाद पढ़ते हैं तो भी उनको कॉपी मत करना, क्योंकि बच्चन साहब ने अपने तरीके से पढ़ा है ना, उनकी आवाज और वो सारी चीजें। तो इसके बाद लाइन होता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अब बात क्या है कि जो लहर है और नौका है, तो सबसे बड़ा कौन है? लहर। लहरों से डरकर, ये देखिए, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। अगर आप इसको कहेंगे लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, सुनने में अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। मुझे लगता है कि ये जो लहर की बात मैं कर रहा हूं, लहर कैसा है? लहर समुद्र की लहरें होती है ना, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है।
मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये जो नन्ही चींटी है, अगर उसको हाथी की तरह हम बोल देंगे कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। हम बहुत लोग ऐसे करते हैं, उल्टे पुल्टे जगह में हम स्ट्रेस मार देते हैं, 100 बार फिसलती है। हम रियली में जिंदगी में क्या कहते हैं यार, कितनी कोशिश की है यार उसने, बंदे ने बहुत मेहनत किया है। हम कहते हैं विराट कोहली, यार मैं कल ही बात कर रहा था अपने दोस्त से, विराट कोहली ने बहुत मेहनत किया। रोनाल्डो क्या मेहनती है, रोनाल्डो क्या मेहनती है, ऐसे थोड़ी बोलते। विराट कोहली क्या मेहनत करते हैं, विराट कोहली ऐसे ड्रामेटिकली नहीं करते ना। लेकिन शुरू में आपको थोड़ा ज्यादा करना है ताकि आप समझ पाए। आप अगर शुरू में ही लिमिटेड करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने भी शुरू में किया है ये सब कुछ, शुरू में ही अगर, तो लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। ये जानबूझ के आपको प्रैक्टिस में, आप जब परफॉर्म कर रहे हैं अलग बात है, लेकिन प्रैक्टिस में आप 100 बॉल में 100 बॉल खेलो क्रिकेट, आप आउट हो जाओ, लेकिन 99 बॉल में आउट हो जाओ और एक बॉल आप अच्छे से खेलो और एक बॉल को समझो कि अगला जो एक बॉल मैंने खेला, उस एक बॉल को अच्छा क्यों खेला और 99 बॉल में आउट क्यों हुआ। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। तो प्रैक्टिस में आप गलती भी करें तो वो गलती नहीं है, वो लर्निंग है। तो इसलिए लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती अगर मैं करूं, उसके बाद मैं इसको छोटा कर सकता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो इसी तरह नन्ही चींटी, मैं किसी को कह रहा हूं कि नन्ही चींटी, मतलब नन्ही चींटी दाना लेकर चलती है, चढ़ती ये देखो चढ़ना, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, 100 बार फिसलती है। आप कैसे बोलते हैं कि ये चीज़ें, कि देखो भाई तुम क्यों नहीं कर सकते, इसके पीछे का मोटिवेशन क्या है कि भाई एक छोटी सी चींटी जो है वो कर सकता है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास अब चेंज हुआ ना, सब्जेक्ट चेंज हुआ। मन का जो विश्वास है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है। चढ़कर गिरना, अब देखो चढ़कर गिरना, अब आप कहोगे कि चढ़कर गिरना, ये गिरना ऊपर गिरते नहीं कोई, चढ़कर गिरना, चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना अखड़ता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। वो पहुंच जाता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उसके बाद का लाइन है कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो हम बार बार ये कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती बोल रहे हैं, तो हर एक कोशिश के बारे में बोल रहे हैं, तो वो भी अलग होगा, उसका भाव, उसके इमोशन भी जब धीरे धीरे बढ़ता जाएगा अलग होगा। तो ये जो डुबकियां है, अब डुबकियां सिंधु में अब देखो डुबकियां बोल दिया, डुबकियां ऊपर की तरफ नहीं होता, डुबकियां 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 सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। तो जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, क्या आता है, खाली हाथ लौट कर आता है। तो ये लौटने में लौटना हो, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। तो दुगना उत्साह हमने कहा, हमने सिर्फ उत्साह नहीं कहा, बढ़ता दुगना उत्साह। मतलब हम क्या करते हैं कि मान लो कि कोई आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके ट्रेनर कहते हैं और थोड़ा प्रेशर, बोलो बोलो बोलो, मोर एक्साइटमेंट मोर एक्साइटमेंट मोर एक्साइटमेंट। तो हम ऐसे करते हैं, हम बोलते हैं पुश 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 पुश, मोर मोर। हम जब भी कोई भी चीज करते हैं जिसमें थोड़ा ताकत लगाने की जरूरत है, करना है यार, और थोड़ा हाँ, और थोड़ा, एक ही शब्द है लेकिन उसका इंटेंसिटी बढ़ रहा है। इंटेंसिटी क्या होता है, जब आपके घर में 100 वॉट के बल्ब आप जलाते हैं और जब वो आप स्टेडियम के मैच में फ्लड लाइट जलते हैं ना, तो उसका इंटेंसिटी, क्योंकि उसमें रोशनी ज्यादा होती है, तो इमोशन का जो इंटेंसिटी है वो बढ़ता जाता है उसी शब्द में। तो ये
बढ़ता दुगना उत्साह, बढ़ता दुगना उत्साह अगर बोलेंगे कि बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, तो वो उत्साह में उत्साह नहीं दिखा ना, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, कि वो बार बार वो खाली जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। नहीं, खाली हाथ लौट के नहीं आना है, जाना है। देखो अभी इसके पीछे का जो पूरा मोटिवेशन है, इसके पीछे की कहानी क्या है, आपके जिंदगी की कहानी से रिलेट करके देखो, हर लाइन को पढ़ के देखो कि इसके पीछे आपके जिंदगी में इसका असर क्या होता है। अब हो सकता है कि आप अभी स्कूल में हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप बहुत जगह रिलेट नहीं कर सकते हैं इस कविता को, क्योंकि ये कविता थोड़ा बहुत आप 25-26 के बाद जाओगे, आपके ज़िंदगी के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में है, बहुत सारे फेलियर्स के बारे में है ये कविता। जो फेलियर्स, आप फेल होते 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 ही कुछ करोगे। तो हम बहुत लोग होते हैं जो बहुत कम उम्र से ये सारी चीज़ सीखने लगते हैं, लेकिन बहुत सारे और भी लोग हैं जो स्कूल कॉलेज के बाद ही समझ आता है। मुझे तो पर्सनली आया है ना, स्कूल कॉलेज में ये कविता मुझे समझ नहीं आया, लेकिन हम बचपन में ये कविता पढ़ते हैं। हम क्लास 2-3 में जो भी हिंदी मीडियम से उनका ये होगा। तो इसलिए आप उन सारे वर्ड्स को समझो कि डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसके बाद वो कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। आप अगर किसी को कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि बेटा असफलता जो है एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो, मतलब अपनाओ इसको, मान लो कि तुम्हारे लिए एक चुनौती है, तुम्हें अगली बार जीतना है। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो ये सारी चीजें हम किसी को बता रहे हैं, तो हमें वैसे पढ़ना है एक टेक्स्ट को, तभी हम एक मोनोलॉग को बहुत अच्छे से उसके इमोशन को समझेंगे। मैंने क्या कहा, सबसे पहले आपको सिचुएशन समझना है। दूसरी चीज, आप जब कविता पढ़ते हैं, कोई भी कविता पढ़ते हैं, उसको अपने ज़िंदगी से या अपने बाहर की ज़िंदगी से रिलेट करने की कोशिश कीजिए और अपने एज के हिसाब से कविता पढ़िए। आप जिस एज में हैं, आप अगर 50-55 में हैं, आप यार 15-20 में हैं, तो आप उसी तरीके का कविता पढ़िए। तो आप देखेंगे कि आप उन चीज़ों के साथ कुछ चीज़ों को रिलेट कर पा रहे हैं। हमेशा किसी ने ना कुछ तो लिखा है ना। हम बचपन में ये नेपोलियन की कहानी पढ़ते हैं, उसमें वो देखते हैं कि वो जो मकड़ी है वो बार बार जाता है, फिर वो गिरता है और उसके बाद वो उस तरफ पहुंच जाता है। तो वो देख के उनको लगता है कि अरे ये मकड़ी इतना ऐसे जा सकता है, कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। तो हम बचपन में वो कहानी पढ़ते हैं कि हमें इंस्पायर करने के लिए बचपन में वो सब कहानी सुनाया जाता है, पढ़ा जाता है ना। लेकिन आप जब परफॉर्मेंस पे आते हैं, ये तब एक सिर्फ कविता नहीं है, ये एक परफॉर्म है। और आप सबसे अच्छा है कि ये कविता पढ़ेंगे और रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद खुद से वो कविता सुनिए, देखिए कि आपको क्या लग रहा है, क्या आपको वो छू रहा है। सालों साल पढ़ते रहेंगे तभी ये होगा। मैं कितने दिनों से ये कविता पढ़ता रहता हूँ। तो आप लोग भी कोशिश करते रहिए, बी इन द प्रोसेस, और आप इस प्रोसेस के साथ धीरे धीरे बढ़ते रहिए आगे और सीखते रहिए। और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइए कि आपको क्या लगा, नहीं लगा, आपको अगर पसंद आता है, नहीं पसंद आता है, क्या पसंद आता है, आप क्या जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं। आप मेरे साथ बात भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, सोम दिस साइड मेरा आईडी है, वहाँ जाके आप मुझे मेल भी कर सकते हैं breadbuttertoast.b@gmail.com पे। और अभी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू होने वाली है फिर से, तो अगर आपको ऑनलाइन क्लास करना है तो आप ज़रूर मुझे इंस्टा पे पिन करें या फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी एक लाइक तो बनता ही है। मिलते हैं बहुत जल्द, स्टे सेफ, बाय, टेक केयर।